हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं और वो है मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो देखिए आपने सल्तनत कालीन भू राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ा, आपने शेर शाह सूरी के बारे में भी पढ़ा कि वो एक बहुत अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने सुधार किए, भू राजस्व प्रणाली में भी उसने सुधार किए। तो सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था की भांति मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का भी मुख्य आधार था भू राजस्व प्रणाली। लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज द बेसिस ऑफ मुगल इकोनॉमी, क्योंकि सब कुछ भू राजस्व पर ही निर्भर था और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। हालांकि इनके जो पूर्ववर्ती शासक थे जैसे कि बाबर और हुमायूं, उन्होंने तो इस व्यवस्था की ओर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो युद्धों में ही उलझे रहे और हुमायूं तो सत्ता विहीन हो गया था बहुत लंबे समय तक, तो वो तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें अकबर से लेके जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, तो भू राजस्व प्रणाली में मुगल शासकों ने अपना और किसानों दोनों का ध्यान रखा। मतलब दोनों के लिए ही ये लाभप्रद सिद्ध हुई। अकबर ने ऐसे सुधार किए जिनसे कि मुगल अर्थव्यवस्था की लड़खड़ाती और डामाडोल जो स्थिति थी उसको एक मजबूत आधार दे दिया अकबर ने। और बाद के जो शासक रहे जैसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, उन्होंने भी अकबर द्वारा अपनाई गई नीति का अनुसरण किया। तो देखिए क्या थी अकबर की भू राजस्व प्रणाली या मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली की हम शुरुआत जो करते हैं वो अकबर से करते हैं। तो देखिए जिस समय अकबर शासक बना था उस समय मुगल राज्य की आर्थिक स्थिति डामाडोल थी, अच्छी नहीं थी। तो अकबर ने प्रारंभिक समस्याओं से छुटकारा पाने के बाद यानी प्रारंभिक समस्याओं से निपटने के बाद उसने भू राजस्व प्रणाली की ओर ध्यान दिया। ये बहुत ज़रूरी था कि उस समय भू राजस्व प्रणाली को दुरुस्त किया जाए, उसको ठीक किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत दोष व्याप्त थे पहले जो भू राजस्व प्रणाली थी। इसका मुख्य दोष ये था कि जमींदार जो था वो किसानों से कर तो ज़्यादा वसूलता था लेकिन शाही राजकोष में वो कर कम जमा करवाता था। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ था। तो इससे किसानों की दशा भी खराब होती थी और राज्य की दशा भी खराब होती थी। भाई राजकोष में कम पैसा जमा हो रहा है, किसानों से ज़्यादा लिया जा रहा है, तो दोनों के लिए समस्या थी। और इसमें कुछ सुधार जो है शेरशाह सूरी ने किए थे, लेकिन वो बहुत अल्पकालिक सुधार सिद्ध हुए क्योंकि शेरशाह सूरी के बारे में आप जानते हो कि केवल 5 वर्ष तक ही वो शासन कर पाया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप ये देखिए कि जो भी उसने किया शेरशाह सूरी ने, हालांकि ये कम समय के लिए था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था ये भी। 1573 में जब अकबर ने गुजरात पर विजय हासिल की तो 1573 तक अकबर उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। तो अब उसने अपनी राज्य की राजस्व व्यवस्था को सुधारने की और उसने सोच विचार शुरू किया और इस कार्य के लिए उसको एक अनुभव अधिकारी भी मिल गया, एक बहुत ही सीजन्ड, आप ये कह सकते हैं रिफॉर्मर, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने ही शेरशाह सूरी के समय में भू राजस्व प्रणाली को एक नई दिशा दी थी। राजा टोडरमल जो है एक विशेषज्ञ था इस क्षेत्र में। तो देखिए उसने अकबर ने उसे 1573 में अपने अनुभवों का प्रयोग गुजरात में करने के लिए कहा। जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और अकबर ने उससे कहा टोडरमल से कि गुजरात पर तो उस पर एक्सपेरिमेंट करो। तो देखिए फिर टोडरमल ने एक रिपोर्ट दी
वो जो रिपोर्ट दी, मतलब गुजरात में सकारात्मक परिणाम आने लगे 1575-76 में। जब इसके सकारात्मक परिणाम आने लगे तो अकबर ने टोडरमल को अपना दीवान नियुक्त कर लिया, और दीवान नियुक्त करने के पश्चात उसने पूरे साम्राज्य में भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए उसको कह दिया कि तुम जो है पूरी भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करोगे। संपूर्ण भू राजस्व मतलब संपूर्ण साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था की सुधार का जिम्मा राजा टोडरमल को दे दिया। तो राजा टोडरमल ने अकबर के संपूर्ण साम्राज्य को परगनों में बांट दिया। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग संख्या दे रखी है परगनों की, कितने परगने थे, किसी में 24 दे रखी है, किसी में और ज़्यादा जो है संख्या दे रखी है। तो जो भी रही है वो संख्या, मुगल जो साम्राज्य था ना उसको परगनों में बांट दिया, उसको मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। परगने आप जानते हैं शेरशाह सूरी के समय में जिले हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसे शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सूबों में बांट रखा था, मतलब प्रांतों में, प्रांतों को आगे सरकारों में, सरकारों को आगे परगनों में बांट रखा था। तो ऐसे ही जो उस समय जो परगने होते थे ना उसमें बांट दिया पूरे साम्राज्य को, और ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक परगने से प्रतिवर्ष 1 करोड़ की आय हो, ठीक है ना। इस तरह से बांट दिया कि हर एक परगने से 1 करोड़ की भू राजस्व उगाए जाए प्रतिवर्ष। और इसको जो जिस अधिकारी को ये जिम्मा दिया उसका इसी से नाम पड़ गया करोड़ी। आजकल आप देखते होंगे कई लोगों के नाम होते हैं करोड़ीमल, है ना। करोड़ीमल के नाम से कॉलेज भी है दिल्ली में। तो ये जो है ना करोड़ी, जो ऐसे नाम पड़ा था उस अधिकारी का कि जो प्रतिवर्ष 1 करोड़ की आय एकत्रित किया करता था। सभी परगनों से 1-1 करोड़ की आय होती थी। तो कुछ समय तक तो ये व्यवस्था ठीक चली, लगभग 1576 से 1582 तक जो व्यवस्था थी ये ठीक चली। लेकिन बाद में फिर रिश्वत खोरी इसमें शुरू हो गई और ये प्रणाली जो है घातक सिद्ध हुई। तो टोडरमल ने अपने परगनों को तो रहने दिया, लेकिन करोड़ी जैसा जो पद था ना उसको समाप्त करके और एक नई कर प्रणाली अपनाई, और इस तरह से उसने नया तालमेल जो है बिठाया। और जो उसने व्यवस्था लागू की उसको फिर टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, द लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ राजा टोडरमल। तो टोडरमल बंदोबस्त के नाम से फिर उसको जाना जाता है। ये जो प्रणाली थी इसमें खास बात ये थी इस प्रणाली की कि ये प्रणाली सारे प्रांतों में एक जैसी लागू नहीं की, बल्कि अलग अलग प्रांतों में उनकी आवश्यकता के अनुसार ये प्रणाली लागू की गई। इसकी ये विशेष बात थी कि क्षेत्र विशेष के अनुसार उसने ये प्रणाली लागू की। यानी ऐसा नहीं कि समूचे भारत में उसने जो है ये बंदोबस्त लागू किया और सब जगह एक जैसा था, ऐसा नहीं था। जहाँ जहाँ जो क्षेत्र था उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उसने, आवश्यकताओं के अनुरूप उसने कार्य किया। अच्छा, अब इससे पहले कि हम उसकी डिटेल में जाए, पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्या व्यवस्था थी, मतलब उसके बेसिक्स क्या थे। सबसे पहला जो उसका एस्पेक्ट था कि भूमि की पैमाइश, द मेजरमेंट ऑफ लैंड। टोडरमल जो था ना वो मौलिक परिवर्तन लाना चाहता था, बेसिक चेंजेस करना चाहता था भू राजस्व व्यवस्था में। और वो ये जानना चाहता था कि कितनी भूमि जो है कृषि योग्य है, जोत के अनुरूप है, कितनी भूमि है, कितनी सरकारी नियंत्रण में है, कितनी किसानों के नियंत्रण में है। तो उसने पैमाइश करवाई। ये काम शेरशाह सूरी ने भी करवाया था, आप जानते हो। लेकिन शेरशाह सूरी ने जब वो काम करवाया था तो उस समय जिस मेजरमेंट का इस्तेमाल होता था वो था सिकंदरी गज, आप जानते हैं। मैंने आपको बताया था ये 32 उंगल का गज हुआ करता था जिसे सिकंदर लोदी ने इन्वेंट किया था। और देखिए ये ना बांस होते थे, बांस जो है 32 उंगल के बांस होते थे और उनसे नपाई होती थी ज़मीन की। लेकिन क्या होता था कि जो बांस है ना ये बार बार नीचे लग के
और ये घिस जाते थे, तो इनकी मेजरमेंट ठीक से नहीं हो पाती थी। तो अकबर ने जो है ना उन बांस के गज़ों की बजाय लोहे की चेन, जिसे जरीब कहा जाता था, वो शुरू कर दी। लोहे की चेन बनानी शुरू कर दी, मतलब उसके द्वारा नपाई की जाती थी। और ज़्यादा जो मेजरमेंट लेनी होती थी ना, वो रस्सी से ली जाती थी। और अब जो है 40 जो अकबरी गज था वो 40 इंच का था। अकबर ने 40 इंच के गज का प्रयोग किया था, गज सिकंदरी के बजाय, यानी सिकंदरी गज की बजाय उसने अपना एक गज बनाया था, अकबरी गज, जो कि 40 इंच का था। तो इसके बीच में जो है ना, इस के बीच में 8 निशान बनाए गए थे। तो उससे पता लग जाता था, मान लो कोई अगर निशान कोई छोटा नज़र आता था तो उसका मतलब कि ये घिस गया है। और रस्सी के स्थान पर, पहले जो रस्सी यूज़ होती थी ना, अब उसके स्थान पर उसने जरीब यानी लोहे की चेन का प्रयोग करना शुरू कर दिया। बाकी जो बांस थे उनके आगे जो है ना लोहे के उनको लोहे से ढका जाता था फिर, ताकि वो छोटे ना हो घिस घिस कर। तो देखिए इस तरह से अब अकबर ने भूमि की पैमाइश का विचार किया, और ये टोडरमल ने जो है भूमि की पैमाइश कराई, समस्त भूमि की पैमाइश हुई। और फिर देखिए कि अब जो है ना एक और जो डिफरेंस देखने को मिला, वो था कि अब भूमि का बंटवारा कर दिया गया अलग अलग उसकी उपजाऊ शक्ति के अनुसार। ठीक है, भूमि को मुख्यतः 4 प्रकार की माना गया: पोलज, परौती, चाचर और बंजर। ये 4 किस्म बना दी भूमि की। पोलज भूमि वो होती थी जो कि जिसमें एक साल में 2 फसलें तक उगाई जाती थी, ये उपजाऊ भूमि होती थी। ठीक है, एक साल में 2 फसलें जो है इसमें उगाई जा सकती थी। ठीक है, दूसरी जो भूमि होती थी परौती, परौती भूमि जो है इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती थी जितनी कि पोलज भूमि होती थी।